जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं जो है सेट बताता हूँ और ये कमज़ोर स्टूडेंट के लिए रामबाण होता है, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन आते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और जो इनका जो है सलूशन बुक या मतलब एनालिसिस यानी कि जो हार्ड तरीके से होते हैं उनसे बच करके होता है, यानी साइड से होता है। यानी कि मैथ में जो क्वेश्चन आपको मैं बताया वो बार बार आते हैं और बिना किताब पढ़े भी आप बना सकते हैं। अगर आप नहीं देखें तो उसको देख सकते हैं। उसी तरह से हिंदी के यहाँ जो है 50 आपके क्वेश्चन बनाने हैं। इसमें से यहाँ पर जो है 50 प्लस ही होंगे, जो एकदम सिंपल है, इजी है और जो आपसे ताल्लुक़ रखते हैं, सभी से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, जो जनरल क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वह है भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो आपको पता है कि भारतीय संविधान का निर्माता महात्मा गांधी को तो नहीं कहा जाता और आपके जो है ये मैक्स मुलर और बिरजू महाराज जी को भी नहीं कहा जाता है। तो भीमराव अम्बेडकर जो है भारतीय संविधान के रचयिता है, यानी निर्माता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है सेन साहब का पांचों लड़कियां कैसी थी। तो सेन साहब जो है उनके 5 लड़कियां होती हैं, मतलब उस पर एक बेटा होता है जिसका नाम जो है खोखा रखता है। वो बहुत ही मतलब कि उदंड होते हैं, यानी कि ना समझिए कि एक दूसरे तरह से करते रहते हैं और उनको जो है ये सेन साहब कहते रहते हैं कि इंजीनियर बनाएंगे। तो ये कहानी है, आप अगर नहीं जानते हैं तो मैं कहानी को यहाँ पर डिटेल नहीं करूँगा। आप लोग कहेंगे तो अलग से चैप्टर बनाऊंगा, मतलब अलग से कहानी का जो है वीडियो बनेगा, परंतु कविता जो होगी उसमें हम सारांश कर देंगे, क्योंकि कविता छोटी मोटी यानी कि सारांश ऐसा होता है जो जिनका जो है हल किया जा सकता है, यानी कि एक शब्दों में भी बताया जा सकता है और लाखों शब्दों में भी बताया जाता है, परंतु कहानी आप पढ़ेंगे तभी जानेंगे। तो इसलिए सेन साहब की इतना जान लीजिए कि उसके पास 5 गो लड़कियाँ हैं और वो पांचों लड़की जो है बहुत ही अच्छी है, जो काम में यानी कि सारे चीज़ में जो है वो सुशील है। ठीक है, और उनका जो लड़का है वो जो है उदंड है, यानी कि अच्छे नहीं है, यानी कि उनका जो है लालन पालन जो है दूसरे ढंग से किया गया इसलिए। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है। तो नाखून जो बढ़ता है उस वो किसका परिणाम है। तो इच्छा का, सफलता का, असफलता का, मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। तो देखिए ये मनुष्य की जो है अंध सहजात वृत्ति है, यानी कि मनुष्य का जो है ये अंदर से ही एक सहजात वृत्ति है, मतलब सिंपल ये एक पीछे से जुड़ा हुआ एक कहानी है। ठीक है, तो इस चैप्टर में तो वो कहानी के बारे में डिटेल करते हैं, परंतु आपको मैं बता दूं कि मनुष्य जो है नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है कि हम लोग जो है मानव है और उससे काट करके मानवता को दिखाते हैं। ये जो है एक सहजात वृत्ति है, जैसे कि बाल का बढ़ना उसी तरह से ये भी होता है। तो आपको बस सहजात याद रखना है कि नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है, मनुष्य की सहजात वृत्ति का। ठीक है, फिर अगला है हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। तो आपको बता दूं कि इसके बारे में आप कई बार एग्ज़ाम देते हैं तो आपको सर बोलते हैं कि आप जो है ना हिंदी में देवनागरी लिपि में भरेंगे। क्या भरेंगे? देवनागरी भरेंगे। क्यों? क्योंकि हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो है सवाल वो है बिलनब और अविन्यो के बीच में कौन नदी है। तो यह जो है अविन्यो घूमने जाते हैं लेखक, तो उसमें रोन नदी है। ठीक है, तो उनके बारे में भी आप लोग पढ़ सकते हैं, परंतु ये जो क्वेश्चन है वो बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को जो है यहाँ पर टिक किया हूँ। फिर अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है 16 नंबर। गांधी जी की स्मृतियों में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाते हैं। तो इसको भी आप लोग जानते होंगे कि गांधी जयंती है, स्कूल में भी आप लोग मनाए होंगे 2 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन बी इसके साथ चला जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो है कि काशी में मरण भी माना गया है। क्या माना गया है? अमंगल, कठिन, अशुभ, मंगल। तो ये होगा इसका आंसर डी, मंगल, क्योंकि काशी में देखते भी है आप लोग कि वहाँ पर मर जाता है लोग तो उसको मंगल ही माना जाता है, यानी कि वहाँ पर भगवान का अवतार यानी कि शिव वहीं पर रहते हैं। वहाँ पर जो भी मरते हैं तो वहाँ पर जो है मरगट्टी यानी कि बहुत ही बड़ा लेवल का बनाया गया है। वहाँ पर मरना
ही अशुभ मतलब शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर जो है ये मंगल हो जाता है। ठीक है, काशी इसी के लिए ही जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल जो है ध का उच्चारण स्थान। ध तो त थ द ध, ये सारे के सारे जो आपके उच्चारित होते हैं वो दांत से होते हैं। क्या होते हैं? दांत से होते हैं। तो ठीक है ना, तो बिना दांत के त थ द द नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको जो है त थ द द में कि जितने भी वर्ण है वो सब दांत से जो है बोले जाते हैं, दंत। ठीक है, अगला है नाविक शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो नाविक का संधि विच्छेद होता है नौ जोड़ इक, तो हो जाता है नाविक। ठीक है, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नौ जोड़ इक, ये सब याद रखिएगा। पवन का, ठीक है, पावक का, ये सब पूछते रहता है। ठीक है, नयन का, इस सब का जो है ध्यान में रखिएगा। बाकी किसी को ध्यान में उतना नहीं रखे, परंतु ये सब खूब पूछा जाता है। इसलिए मैं यहाँ पर अगले सेट में हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन देख ही लेंगे कि पूछा ही गया हुआ है। निम्न चिन्हों में कौन योजक है? तो योजक चिन्ह जो है इसका नाम है यह योजक चिन्ह, ये है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, प्रश्नवाचक है। ठीक है, ये कॉमा है, ये एक्स्ट्रामेटरी मतलब आश्चर्यजनक वाला जो होता है वो है सिंबल। ठीक है, अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है? अगर यहाँ पर जो है महीना जो है, महीना नहीं है, यहाँ पर महीना में से निकाल करके दिया हुआ है कि अक्टूबर, क्या है? महीना नहीं बोला है, अक्टूबर, तो किसी खास माह का नाम है। ठीक है, तो किसी खास माह का नाम आ जाता है किसी खास का, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। अगर खास का नहीं आता है, पूरी जाति का बोध होता है, तो ये जातिवाचक। महीना अगर होता तो कौन महीना? 12 महीना है, कोनो महीना होगा, तो ये जातिवाचक में हो जाता। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये व्यक्तिवाचक है। उसके बाद है लोगों ने चोर को मारा। को, तो यहाँ पर कारक का चिन्ह जो है याद रखना होगा। कर्ता ने कर्म को करण से, ये वाला जो 8 जो भेद है उनको याद रखिएगा। कर्म को, तो यहाँ पर कर्म कारक है। ठीक है ना, तो ये जो है आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। बाघ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो बाघ शब्द जो है उसका स्त्रीलिंग हो जाएगा बाघिन। क्या हो जाएगा? बाघिन। क्यों होगा? क्योंकि यही जो है होता ही है, तो इसमें ये रटने वाला चीज़ है कि बाघिन होगा। बाघी अच्छा नहीं लगता, बाघनु अगर ऐसे देखें ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आप समझेंगे कि बाघिन ही ठीक है। ठीक है ना, ऐसे भी आप लोग पता कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला है मैं आप ही चला आता था, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो सर्वनाम जो है वो 6 होते हैं, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ऐसे करके। ठीक है ना, तो यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो इसमें से आप बताइए कि मैं आप ही चला जाता हूँ। तो आप ही और स्वयं, ये दोनों जो होते हैं निजवाचक होते हैं। क्या होते हैं? निजवाचक, यानी कि काम जो है स्वयं होता है तो ये निजवाचक होता है। जैसे मैं आप ही चला आता था, तो यहाँ निजी की बात बता रहा है, निजवाचक हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? तो देखिए यहाँ पर जो है संख्या है। क्या है? संख्या है। तो संख्या से अगर कोई विशेषण जो है शुरू होता है तो उसको कहते हैं संख्यावाची विशेषण। अगर गुण बताता तो गुणवाचक। ठीक है, अगर वो द्रव्य जैसा 2 लीटर 4 लीटर ऐसे परिमाण बताता तो परिमाणवाचक बोधक हो जाता। ठीक है ना, और यह हुआ जो है ये सर्वनामिक विशेषण में आ जाता, परंतु ऐसा नहीं है, संख्या से है, तो आप लोग याद रखिएगा कि संख्यावाचक हो जाएगा। परिजन शब्द में उपसर्ग कौन है? तो देखिए इसमें से छाटिएगा, ऐसे छाटिएगा जिसमें से परि उपसर्ग निकल जाए। कहने का मतलब परि जो है उपसर्ग है। अब ऐसा नहीं कि कोई भी छांट लीजिएगा कि प छांट लेते हैं, परिज छांट लेते हैं। जैसे परिज कोई उपसर्ग ही नहीं है। अगर आपके पास हिंदी व्याकरण हो तो वहाँ पर जाकर के आप देख लीजिएगा कि कौन कौन जो है उपसर्ग है। जैसे कि परि उपसर्ग होता है, ठीक है ना, प्र उपसर्ग होता है, अभी उपसर्ग होता है। तो वहाँ पर जा कर के हिंदी के, संस्कृत के, ये सब अगर उपसर्ग देख लेते हैं 1-2 नज़र, तो आपको ध्यान रहेगा कि तोड़ना कहाँ से है। क्योंकि आप सीधे तोड़ने लगिएगा तो नहीं होगा। जैसे कि किसी भी टहनी को तोड़ना है तो आप गिड्ढा देखते हैं, गिड्ढा देखते हैं, वहाँ से फटाक सीना टूट जाता है। तो उसी तरह से इस शब्द को भी तोड़ने के लिए आपको गिड्ढा देखना होगा। तो गिड्ढा देखने के लिए आपको जो है बुक में जा करके 2-4 बार पढ़ना होगा, तभी तो यहाँ पर तोड़ पाइएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर परिजन में जो है परि उपसर्ग हो गया। ठीक है ना, जो पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, जो बाद में लगता है उससे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है,
फिर अगला जो क्वेश्चन आपका है वो है बढ़िया। बढ़िया शब्द में प्रत्यय कौन हो गया? तो प्रत्यय जो लास्ट में लगता है, तो यहाँ पर जो है ईया, बढ़िया, तो ढिया न होगा, या नहीं होगा, ईया होगा। क्या होगा? ईया होगा। तो आप लोग जो है इसका जो है ईया यानी ऑप्शन डी मारेंगे। ठीक है। भाई बहन शब्द कौन समास है? तो भाई और बहन, तो जिसमें दो चीज होते हैं उसको कहते हैं द्वंद्व समास। क्यों क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। बहुव्रीहि समास जो विशेष अर्थ ग्रहण करेगा। ठीक है। और तत्पुरुष जिसमें कारक का चिन्ह आएगा, जैसे कि आगे है सवाल इसमें द्विगु समास जो संख्या से शुरू होगा। ठीक है। तो ये फिर अगला जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन है कि कलंक, कलंक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो विशेषण जब होता है, तब होता है जब उसके आगे कोई संज्ञा लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि कलंकी, कलंकीन, ये आदमी को सूचित कर दे रहा है। यहाँ पर एक है कलंकित आदमी, कहते हैं ना कि कलंकित है, ये आदमी जो है कलंकित है, तो इसके बाद संज्ञा लग सकता है। तो ये संज्ञा की विशेषता बताने में बहुत ही अहम रोल अदा करता है। ऐसे आप एक बार विशेषण को भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मगर ऐसे अगर पहचानना हो तो पढ़ करके देखिएगा कि लास्ट में मतलब कौन अच्छा लग रहा है। जैसे कलंकित कोई होता है ना, तो ये कोई होना चाहिए इसके बाद, तभी तो ये विशेषण के रूप में आएगा। तो ये कलंकित आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। उसके पश्चात हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि कपड़ा शब्द का पर्यायवाची है। तो पर्यायवाची आपको जो है याद रखना होगा कि किसका क्या होता है। जैसे कपड़ा का और होता है वसन, वस्त्र। ठीक है ना। तो इसका पट भी होता है। क्या होता है? पट होता है। तो अगर आप इसको छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये पर्यायवाची शब्द ऐसा शब्द है जिनको आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है ना। नहीं तो थोड़ा बहुत जानते हैं। पर्यायवाची का अर्थ होता है कि एक व्यक्ति का, जैसे कि आपका ही नाम होगा, घर में कुछ और, बाहर में कुछ और, लिखा बातें कुछ और होंगे, यानी कि होता है ना कि घर में कुछ और कहने लगता है। तो इसी तरह से जो है इसका पर्यायवाची होता है। तो एक ही चीज़ को जो है कई बार कहते हैं, कई नाम होते हैं, उसको क्या कहते हैं? पर्यायवाची। तो इसका जो है कपड़ा का पट होता है। तो ये तो आपको ध्यान में यानी रटना होगा। अगला सवाल है कि बानी कब 20 के समान हो जाता है? तो देखिए ये राम नाम बिनु व्यर्थ जगी जन्मा के चैप्टर से है, जिसमें कवि कहते हैं कि अगर व्यक्ति राम नाम जो है अपने मुख से नहीं अगर भजता है तो उसका जो है वाणी 20 के समान हो जाता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। करीला खाने से ऐसा कुछ भी नहीं है, जहर पीने से, दुर्गुणों से, तो ये सब नहीं है। राम नाम अगर व्यक्ति नहीं जपेगा तो उसका वाणी जो है 20 के समान हो जाता है। ये इसमें कभी बहुत से जो है जैसे कमंडल धारण करना, जनेऊ पहनना, भस्म लगाना, इस तरह बातों को कहते हैं कि जो है ये सब है पाखंडी, यानी कि बिना मतलब का है। आप सिर्फ राम नाम जपिए, क्योंकि देखिए ये सब करने से कुछ नहीं होता है। अगर भजन यानी कि राम नाम, यानी कि किसी का अगर नाम को आप जो है राम नाम ही स्पेशल इसमें है, तो राम नाम को ही अगर भजते हैं लगातार, तो आप में एक तरंग वेव जो है उत्पन्न होता है। इससे क्या होगी कि आपको जो है आपको जो है फायदा होगा। बाकी इससे करने से क्या होता है? कुछ भी नहीं होगा। तो ये भी जो है तभी काम करेगा जब जो है आप राम नाम हमेशा जपते रहेंगे। ठीक है ना। ध्यान कहीं और नहीं रहना चाहिए। ध्यान भी अगर कहीं रहे तो राम नाम इतनी जपना है ध्यान से कि वो सारे चीज़ जो है भूल जाने हैं। तो ये कवि का अपना सोच है, आपका अपना सोच है, किसी का अपना सोच है। तो ये कहते हैं तो संदेश को सुनना हम लोगों को चाहिए। ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो ये जनतंत्र का जन्म है। क्या है? जनतंत्र का जन्म है, जिसमें कहता है सिंहासन खाली करो, अब जनता आ रही है। अब वो जो है ये सब समझ गए हैं, अब ये सब नहीं चलेगा। जैसे दूध मुही बच्चे के लिए जो है चॉकलेट दिला देना, तो
तो इस तरह से जो ठग होता है वो अब नहीं होगा। अब ये सब खाली करो। जनतंत्र का जन्म में, यानी कि ये जिस समय हमारा देश आज़ाद होने को था उस समय की बात है, तो इसलिए जो है हिरोशिमा, इसमें बम गिरा था। ये होगा नहीं मेरे बिना प्रभु। ये भगवान के प्रति है, भक्त के प्रति है। अक्षर ज्ञान में क ख सिखाया जाता है बच्चों को, तो जनतंत्र का जन्म ही इसका आंसर होगा। ठीक है। धूप बरसती है पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी कहाँ से? तो ये भी कविता के ही पंक्ति है। तो इसमें जो है कुआं से नहीं, मिट्टी से। कहाँ से? मिट्टी से निकलती है, आसमान से नहीं, दसों दिशाओं से नहीं। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। धूप बरसी, देखिए ये इसमें परमाणु बम हिरोशिमा पर जब गिराया जाता है, जापान में हिरोशिमा पर जब परमाणु बम गिराया जाता है, तब ये जो है कविता उसके बाद जो है लिखे गए हैं इनके द्वारा कि वो सूरज जो है ऐसा पूरब में नहीं निकलने वाला है, ठीक है ना, निकला भी नहीं। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, यानी कि वहाँ से नहीं, फटी मिट्टी से निकला था, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि ये हिरोशिमा चैप्टर से है और ये सब कुआं से नहीं आता है, आसमान से नहीं आएगा, क्योंकि ये बम की बात हो रही है, ठीक है, परमाणु बम। अगला सवाल, घरे सा लुढ़कता हुआ उसका घ किस पर आकर थमक जाता है? तो ये देखिए, ये है अनामिका जी का चैप्टर अक्षर ज्ञान, ठीक है। तो उनमें क्या होता है कि क ख ग घ तक लिख लेता है बच्चा, परंतु अंगा को लिखने जाता है तो वो थमक जाता है। क्यों? क्योंकि ड को समझता है माँ और बी में जो बिंदु है उसको समझता है उनका बच्चा। तो इन दोनों को जो बैठाने के, गोदी में बैठाने का जो प्रयास रहता है बच्चों के लिए, वही कठिन हो जाता है, तो उसको आंसू आ जाता है। तो यानी कि घरे सा लुढ़कता हुआ उसका घ किस पर आकर थमक जाता है? तो अंगा पर। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो क से ऐसे भी पूछते रहता है कि क से क्या करता है? तो क से कबूतर होता है जो पंक्ति से फुदक जाता है। लड़का सब लिखता है तब न देखते हैं, लाइनिंग पर नहीं लिखते रहता है, तो उसी के बारे में इसमें डिटेल कहा गया है। लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो लौट कर आऊँगा जीवनानंद दास जो है वो बंगाल के जो है मतलब प्राकृतिक से ही समझिए कि बहुत ही स्नेह हो गया, इसलिए वो चाहते हैं कि जब भी आओ तो बंगाल में आओ, है ना। वहाँ के जो है हरियाली, वहाँ के जो है धान, वहाँ के जो भी है पशु पक्षी, सबसे इनको स्नेह है, तो वहाँ पर आने की बात करते हैं। इसमें वही है। तो आपको सबसे पहले लेखक का नाम और पाठ का नाम याद रखेंगे। हमने अपने चैनल पर ये वाला भी वीडियो बना दिए हैं, अगर कहेंगे तो मैं फिर से जो है लेखक का नाम और पाठ का नाम जो है एक जगह करके मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो, नहीं तो आप लोगों को याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पर जाने की बात करते हैं? तो इसमें जो है रेनर मारिया रिल्के जी प्रभु के पैर में छाले पड़ने की बात करते हैं, क्योंकि इसमें जो है भगवान को जो है मतलब चैलेंज करते हैं कि अगर हम नहीं है तो आप भी नहीं है। बात तो सही है। प्राकृतिक में क्या है कि सारे के सारे चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे हैं और आप दूसरे हैं, नहीं। आपका जो शरीर, जैसे कि अभी आपके जो भी शरीर में बैक्टीरिया है या कुछ भी कहिए, ठीक है, अणु है, कुछ भी है, तो ये प्राकृतिक से है। प्राकृतिक में कोई भी चीज़ कहाँ से जाता है? तो किसी से निकलता है तो उसमें जाता है, उससे कन्वर्ट हो, एक दूसरे से जो है मतलब तालमेल लगा करके रखा हुआ है प्राकृतिक। तो इसीलिए कभी इसमें जो है कहते हैं कि अगर पर भक्त नहीं है तो भगवान भी नहीं है। अगर आप जो है, हम आपके चरण के क्या है, वो क्या कहते हैं, खराम है, अगर हम नहीं रहेंगे तो आपका पैर जो है लहू लहुआन हो जाएंगे। तो इसी बात को लेकर के कवि का जो है कहना है। तो उस चैप्टर में इसी के बारे में जो बातें होते रहता है, तो आप लोग कहेंगे तो उसको भी मैं डिटेल में बता दूंगा। अभी इतना ही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर आपका जो है मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कवि द्वारा जो है भाषांतरित किया गया? तो धर्मवीर भारती जी जो है, ये रेनर मारिया रिल्के जो है विदेशी कवि हैं, वो लिखे हुए हैं, परंतु हिंदी जो किए हुए हैं वह धर्मवीर भारती द्वारा किए गए हैं। तो इसको भी ध्यान में आप रखिएगा।
सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती है। इस कविता की पंक्ति है, किस कविता की पंक्ति है? तो इसमें भी जो है जनतंत्र का जन्म है। क्या है? सदियों की सदियों की ठंडी बूझी राख, यानी कि वही चैप्टर है जो पहले था। यानी कि जनतंत्र का जन्म है, यानी कि अब जनता का राज आने वाला है। ये अब जो है राख जो पहले से जो शुष्क था वो अब जो है सुगबुगा गई है, यानी कि उनका कहना यही है। तो ये जो है मैं चैप्टर को पकड़ने के लिए ये बात कह रहा हूँ, जबकि मैं उस चैप्टर के उसके पंक्तियों पर नहीं जा रहा हूँ। मैं उस पंक्ति से चाह रहा हूँ कि आप जो है जनतंत्र का जन्म चुने। हमारे नींद में ऐसी कोई बात नहीं है। एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष के बारे में कहा जाता है। लौट कर आऊँगा फिर उनको बंगाल से मतलब प्रेम है, ये सब है। तो इस तरह से थोड़ा बहुत जानेंगे तो आप जो है पकड़ लेंगे, ठीक है ना, जल्दी। जो पर के अधीन है के लिए एक शब्द है, दूसरे के लिए अधीन है यानी कि पराधीन है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है। कुआं खोदता कौन है? हानि पहुंचाने का यत्न करना। कुआं खोदता है किसी को गिराने के लिए, यानी कि हानि पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छ का उच्चारण स्थान क्या है? तो छ का उच्चारण स्थान इसमें क्या हो जाएगा? तो च और छ ये सब जो होता है वो सारे के सारे तालु से होता है। क्या होता है? तालु से होता है। कैसे होता है? तो देखिए त बोलते हैं, सॉरी च बोलते हैं, च तो तालु आता है, ठीक है। छ इसमें भी, तो इसको जो है ना उच्चारण कर करके आप खुद स्वतः मतलब ध्यान करके बोल के उच्चारित करके आप ध्यान कीजिएगा कि कौन सा अक्षर जो है कहाँ से उच्चारित होता है, तो आपको अच्छी तरह से ध्यान रहेगा, ठीक है ना। मैं मतलब तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन है गिरोह शब्द कौन संज्ञा? तो गिरोह गैंग मतलब कि समूह का बोध कराता है। जिससे समूह का बोध हो, 10 20 50 आदमी का बोध हो, एक दो से अधिक आदमी का बोध हो, जैसे क्लास हो गया, आर्मी हो गया, ये सब क्या है? समूह का बोध कराता है। जैसे क्लास है तो एक दो लड़का थोड़ी ना पढ़ रहा होगा 10 20 क्या, तो उसमें उसको कहेंगे क्लास। तो उसी तरह से जो है गिरोह शब्द गैंग है तो समूहवाचक हो गया, ठीक है। नारी शब्द है, तो नारी तो सभी जानते हैं कि स्त्रीलिंग है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। घर से लौटा हुआ लड़का, तो यही कारक का चिन्ह है से। कहीं से अगर विदा हो रहा है, कहीं से जुदा हो रहा है, तो उसमें अपादान कारक होता है। एगो करण से होता है, तो उसमें क्या होता है? साथ के अर्थ में होता है, इसमें जुदा के अर्थ में होगा। तो इसलिए ये जो है घर से जो है बच्चा मतलब लौट गया, मतलब घर छोड़ दिया हुआ है, तो अपादान कारक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह देखता है किस काल का मतलब किस काल का उदाहरण है? तो देखता है, ता है यानी है, सीधे लास्ट में देखिएगा आप लोग, है तो है तो वर्तमान काल, था है तो भूतकाल, गा है तो भविष्य काल। इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है हिंदी में, ये हमेशा आप पकड़ लेंगे, ठीक है। विमुख शब्द में उपसर्ग है, तो विमुख में उपसर्ग मतलब तोड़ना है, तो वी क्या है? उपसर्ग है। तो इसलिए इसमें भी दिक्कत नहीं है, आप लोग जरूर देखेंगे इसको, क्योंकि ये हमेशा आते रहते हैं। जनता शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय को मैं तो कहूँगा प्रैक्टिस ही सिर्फ कीजिए, क्योंकि कब क्या पूछेगा कोई ठीक नहीं है, और इसका जो है कोई फिक्स पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आप इसको ता जैसे कि हुआ कि तोड़ तोड़ करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये छोटी छोटी अक्षर होती है, ठीक है ना। और ये बुक में जो है डिटेल से ये अलग से नहीं दिया हुआ है कि ये प्रत्यय है, ऐसा कुछ नहीं है। देह चोर शब्द कौन समास है? तो बोले थे कि समास जिसमें जो है कारक आ जाए, कारक के 8 भेद, तो उसको कहते हैं तत्पुरुष समास। तो जैसे देह चोर का मतलब हुआ देह से चोर, तो इसमें कारक का चिन्ह सटीक इसमें बैठ रहा तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक। फिर अगला है असुर शब्द का पर्यायवाची होगा। तो असुर का पर्यायवाची 3 बार पूछा जा रहा है, शायद इस लगा के 3 बार क्वेश्चन हो गया पर्यायवाची शब्द से। तो असुर का शब्द का दानव होगा, क्या होगा? दानव। असुर और दानव एक ही को कहते हैं, यानी कि एक ही बात है, तो इसलिए पर्यायवाची तो उसी को कहते हैं। एकता शब्द का विलोम क्या होगा? तो एकता तो अनेकता, ये उल्टा शब्द है, ठीक है। ये बचपन में आप लोग याद किए होइएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये सब याद ही होगा। जिसके शेखर पर चंद्र हो, ये भी याद करे होइएगा। चंद्रशेखर क्या होता है? चंद्रशेखर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है वो है एक पंथ दो काज मुहावरे का क्या अर्थ है?
तो एक अनेक कार्य करना, क्या करे या न करे सोचना, अपना काम निकालना नहीं। एक कार्य से दो लाभ होना, क्या होगा? एक कार्य से दो लाभ होना। फिर है अगला, चौराहा शब्द कौन सा समास है? तो हम बता दिए थे कि संख्या से शुरू होगा जैसे समास, तो वो हो जाएगा द्विगु समास। क्या हो जाएगा? द्विगु समास। और जिसमें दुगु होगा उसमें दो आदमी, ठीक है ना। और जिसमें कारक का चिन्ह है तत्पुरुष, ठीक है। फिर अगला है क्या? उदय शब्द का विशेषण होगा। तो विशेषण में हम बोले कि उसके बाद आदमी होना चाहिए, तो यहाँ पर उदयी नहीं, उदया नहीं, उदिया, उदित, उदित नारायण जैसे होता है तो उदितमल ऐसे करके बोलते हैं ना, तो इस तरह से जो है ये क्या हो जाएगा? ये विशेषण हो जाएगा। पानी शब्द कौन संज्ञा? तो ये तो कोई भी जानता है, द्रव्यवाचक है। जो द्रव्य का बोध कराता है, पदार्थ का बोध कराता है, मापने तोलने वाला का, तो वो द्रव्यवाचक हो गया, ठीक है। इसके बाद है संयोग शब्द का विलोम क्या होगा? तो संयोग शब्द का विलोम जो है वियोग होगा। क्या होगा? वियोग होगा, क्योंकि विलोम है। ये तो आप भी जानते हैं, छत से उतरी हुई लाता, तो देखिए उतरी हुई है, वहाँ से उतर गया है तो अपादान होगा। ये तो दो बार पूछ लिया, अपादान कारक हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है, तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते हुए लोग सहसा मुरझा गए। यह पंक्ति किस कहानी की है? तो देखिए अब हम लोग चल गए हैं दूसरे जो पार्ट 2 है हिंदी का, उसमें से भी 10 क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी आप लोग अगर पढ़ लिए हैं कहानी तो ये तो समझ में आ गया होगा। नहीं तो इसको थोड़ा बहुत मैं इसको भी बता दूं कि ये इसमें जो है ढहते विश्वास जो है वो लक्ष्मी है, जिसमें बांध टूटने का भय रहता है। तो उसमें बच्चा सब यानी कि सारे के सारे जो है अपना दीन दुनिया में लगा होगा, और जो है बांध टूटने का जो है खबर एकाएक आता है, और जो है सारे के सारे क्या हो गए? जो मुरझा गए। तो ये जो है ढहते विश्वास का है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? तो लड़का सब जा करके, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि कहीं पर अगर बांध टूटता है तो लड़का सब वहाँ पर क्या करते हैं, या सरकार के जो आदमी होते हैं जो काम करने वाले होते हैं उस बांध पे, तो वो सब क्या करते हैं? बांध की देखभाल करते हैं। तो यही दलई बांध की जो है निगरानी कर रहे थे, ठीक है। मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती है? तो नृत्यशाला के, धर्मशाला के नहीं, ये गौशाला के, कि गौशाला जैसा है अस्पताल, क्योंकि ये बहुत ही पुराने समय की, मतलब पुराने समय की माँ है। और क्या करती है, मतलब कहते ये है कि मतलब कि हमारे बेटी को जो है इस अस्पताल में जो है कौन मतलब सेवा, यानी कि सारे चीज़ जैसे है, और उनको पता चलता है कि यहाँ पर बड़े लोगों का ये दिस डैट होता है, और होता भी है। छोटे लोगों का नहीं सुना जाएगा, कैसे सेवा होगा, नहीं होगा, तो इस तरह के विचार इनके मन में है। तो ये पुराने समय की बात है, तो उसका ख्याल भी पुराने जैसा है। तो थोड़ा सा हट के थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, हमेशा ऐसा ही नहीं सोचना चाहिए। इस पर मतलब इसमें जोर दिया गया है। अगला जो है क्वेश्चन जो है आपका लगभग पूरा गया हुआ है, तो इसलिए मैंने आगे नहीं लगाया है, जबकि और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि बनाया जा सकता है। यानी कि 50 क्वेश्चन जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 50 से प्लस, फिर भी और भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो हम लोगों को 50 ही क्वेश्चन बनाना रहेगा, तो इसलिए इस पर जो है आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे, तो हमको लगता है कि हिंदी में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव तो आसानी से किया जा सकता है। हिंदी व्याकरण पर पकड़ बनाएं और थोड़ा बहुत कहानी को पढ़ते रहें, समझते रहें, और अच्छे अंक आराम से आया जा सकता है। आप लोग जो है रेगुलर वे में पढ़िए, टेंशन नहीं लीजिए, और पढ़ते रहेंगे तो सारे चीज़ हो जाएंगे। जिस समय जो है बीज रोपा जाता है उस समय वृक्ष का जो है अनुभव नहीं किया जाता है, और नहीं पता चलता है किसी को कि कितना बड़ा वृक्ष होगा। तो इसी तरह से जो है आप अगर रेगुलरली पढ़ते हैं तो आपको नहीं पता चलेगा कि क्या होगा, रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाता है। परंतु इसी तरह से अगर टाइम पास करते रहें कि आज ये काम है, आज वो काम है, आज ये करना है, वो करना है, अब कल से पढ़ना है, तो इसी तरह से जो है आपका जो है समय ख़राब हो जाएगा, तो फिर नहीं पढ़ पाइएगा, और समय निकल जाएगा तो फिर पछता करके क्या कीजिएगा। तो इसलिए आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।